नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति, कूटनीति और रक्षा नीति को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। कम से कम 2-3 दशक लग जाएंगे मोदी सरकार के हटने के बाद। और दुखद बात यह है कि ये नुकसान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाती है जो बताती है कि भारत की इस तीनों नीतियों पर कितना बड़ा हमला हो रहा है और भारत सरकार उससे लड़ नहीं पा रही है, उसके सामने आत्मसमर्पण करती जा रही है या वो बहुत ही असहाय साबित हो रही है, बेबस साबित हो रही है। 11 सालों में उसने इस तरह की रणनीति अपनाई है जिसमें उसने अपने लिए ही चारों तरफ के दरवाजे बंद कर लिए हैं, रास्ते बंद कर लिए हैं। आज मैं 2 नई खबरों की बात करना चाहता हूं जो इस ओर और इशारा करते हैं और ये जो मैंने भूमिका बांधी है या जो अवधारणा बन रही है उसकी पुष्टि करती है, जो नरेटिव बन गया है उसको आगे बढ़ाती है। पहली खबर तो ये आई है कि चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ समय पहले जो चीन में ही एक मीटिंग की थी, उसमें एक प्लान तैयार हुआ है जिसके तहत सार्क के रिप्लेसमेंट की बात है। यानी जो सार्क संगठन बना था या भारत उसका तो फाउंडर मेंबर था, उसने और कुछ देशों ने मिलकर बनाया था, उस सार्क संगठन को दरकिनार करके एक नया संगठन चीन के नेतृत्व में बनेगा और उसमें शायद भारत के लिए जगह नहीं होगी। भारत को बाहर रखकर एक नया संगठन गढ़ा जाएगा और जाहिर है कि अगर ये नया संगठन बनता है तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। पहले ही वो आइसोलेशन में जा चुका है, लेकिन अभी इस तरह से घेरेबंदी और गोलबंदी नहीं हुई है कि वो इसको तोड़कर आगे न निकल सके। लेकिन अगर चीन अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए फिर रास्ते भी नहीं बचेंगे। चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती कराई, चीन में बुलाकर दोनों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अफ़गानिस्तान को सी पैक, जो कि चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमांत इलाकों में उसका काम चल रहा है, उसमें अफ़गानिस्तान की भागीदारी को और सुनिश्चित कर दिया जिससे अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा हो और अफ़गानिस्तान इस लालच में या अपना फ़ायदा देखते हुए वो पाकिस्तान और चीन की जो गुटबंदी है उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गया। जबकि इधर भारत अफ़गानिस्तान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बावजूद इसके कि वो तालिबानी शासन है और तालिबानी शासन को भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, उसको खारिज करता रहा है। लेकिन अभी हाल में उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया था, लेकिन चीन ने खटाक से उस संबंध को बढ़ने से रोक दिया है। ये करने के बाद उसने दूसरा दांव खेला, बांग्लादेश को चीन बुलाया और पाकिस्तान को चीन बुलाया और उन दोनों की मुलाकात करवा दी। यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की मुलाकात करवा दी और एक नई गुटबंदी के लिए फिर से एक आधार खड़ा कर दिया। बांग्लादेश पहले ही चीन के पाले में जा चुका है। बांग्लादेश की राजनीति भी कुछ ऐसी करवट ले रही है जो प्रो पाकिस्तान हो रही है। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये चौकड़ी बन गई। अब ये चौकड़ी मिलकर और भी बड़ी बिसात बिछा रही है जिसमें उनका इरादा दक्षिण एशिया के तमाम मुल्कों को शामिल करना होगा और उसमें भारत के लिए कोई जगह शायद नहीं होगी, या भारत अगर उसमें जाना भी चाहेगा तो किस मुंह से जाएगा, क्योंकि ये उसके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा, स्वाभिमान के खिलाफ होगा। ये उसकी अपनी कमज़ोरी का एक तरह से प्रदर्शन होगा कि वो सार्क को नहीं चला पाया अपनी ज़िद की वजह से, अपने अड़ियलपन की वजह से, क्योंकि सार्क की बैठक
2014 के बाद से नहीं हुई है। 2014 में आखिरी बैठक हुई थी, 2016 में ये पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन भारत ने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि उड़ी पर हमला हुआ था और उसके बाद से फिर कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। यानी सार्क एक तरह से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ख़त्म हो चुका है। अगर सार्क ख़त्म हो गया है या ख़त्म करना था भारत को, तो उसने कोई दूसरी पहल नहीं की कि सार्क में माइनस पाकिस्तान कोई बड़ा संगठन खड़ा करता, कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करता और उसके बल पर अपनी जो क्षेत्रीय शक्ति है उसको बचा कर रखता और अपने को आइसोलेट होने से बचाता। लेकिन भारत ये करने में नाकाम रहा क्योंकि भारत की विदेश नीति और कूटनीति किसी दूसरे ही एजेंडे पे काम कर रही थी। वो प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार में लगी थी, वो हिंदू मुसलमान के नरेटिव को अपनी विदेश नीति और कूटनीति का हिस्सा बनाने में लगी थी। ऐसे में उसने ये तमाम साथी जो दक्षिण एशिया के थे, जो सार्क के बहाने सब एकजुट हुए थे और सार्क के बहाने ये सपना देखा जा रहा था कि ये पूरा दक्षिण एशिया अंततः जाकर एक साझा बाजार बन जाएगा, एक साझी मुद्रा भी हो जाएगी, लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदान प्रदान होंगे और आर्थिक दृष्टि से भी ये एक बड़ा गुट बन जाएगा जिसका दुनिया में महत्व होगा, लोहा माना जाएगा, जैसे कि यूरोपियन यूनियन बना है। लेकिन इस सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी अड़ की वजह से, अहंकार की वजह से, ज़िद्दीपने की वजह से इसने उस पूरे प्लेटफॉर्म को, सार्क को ख़त्म किया और दूसरा बनाया भी नहीं। अब देखिए कि घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान के शामिल होने की भी बात है और होगी ही। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है, फंड करता रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने बहुत समझदारी से इसको हैंडल किया कि ताकि ये टूटने ना पाए, संगठन टूटने ना पाए और किसी तरह से एक ऐसे वक्त का इंतज़ार किया जाए जब बेहतर स्थितियां बने और इस पूरे संगठन को फिर से मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन 2014 के बाद इस सरकार ने उसको खारिज कर दिया और इससे एक बड़ा झटका लगा है। और ये दक्षिण एशिया जो कि भारत के लिए अपना गढ़ है और यहाँ अगर वो मजबूत रहता है तभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी बात मनवा सकता है, अपना कद बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वो यहीं आइसोलेट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कद काठी कितनी छोटी हो जाएगी। ये लगातार पिछले ख़ास तौर पर जनवरी से तो हम देख ही रहे हैं, उसके पहले भी हुआ है, लेकिन जनवरी से 6 महीने में जिस तरह से हमारी विदेश नीति के परखचे उड़े हैं, जिस तरह से हमारी कूटनीति पूरी तरह से फेल हो गई है और इससे जो माहौल बना है वो बहुत ही नकारात्मक है कि भारत के पास कोई विदेश नीति नहीं है, उसका कोई दर्शन नहीं है, विज़न नहीं है और वो अंधेरे में हाथ पैर मार रहा है। वो न केवल दक्षिण एशिया के इलाके में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आइसोलेट हो गया है। एससीओ में भी उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के साथ व्यवहार किया और जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी होना था उसमें भारत शामिल नहीं हुआ। ब्रिक्स में भी, ब्रिक्स के साथ भी संबंध अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं क्योंकि डी-डॉलराइजेशन का जो एजेंडा ब्रिक्स ने उठा रखा था उससे भारत कट गया है। तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की स्थिति कमज़ोर हो रही, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी और तमाम जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वहाँ भी कमज़ोरी होती जा रही है। और ये जो प्रस्तावित है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के द्वारा एक नए दक्षिण एशियाई संगठन का, ये एक बहुत बड़ी चोट होगी भारत की। पता नहीं भारत सरकार क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या सोच रही है, उसके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है या नहीं है, वो अपने दूर चले गए देशों को जोड़ने की कोई जुगत बना रही है, कोई उसके पास रोड मैप है या नहीं है। अभी तक तो ये दिख रहा है कि नहीं है और इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, पड़ेगा। एक दूसरी जो बड़ी खबर आई है वो आई है हमारी रक्षा नीति की कमज़ोरी की, मोदी सरकार की रक्षा नीति रणनीति की कमज़ोरी की, भारत पाकिस्तान की जंग के मुतल्लिक।
इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशी हैं नेवी के कैप्टन शिव कुमार। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने चूंकि सेना को ये छूट नहीं दी या उसको से केवल इतना कहा कि वो केवल आतंकवादी संगठनों या उनके ठिकानों पर ही हमले करें और पाकिस्तान की सेना पर, वायुसेना पर हमले न करें, जिसकी वजह से भारत के कई विमान गिरा दिए गए। अब ये एक ऐसा रहस्योद्घाटन है जिससे भारत सरकार हिल गई होगी। उसे समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ को वो लगातार छिपाती रही है, छिप नहीं रही है। ये सारे सोर्सेस से आ रही है, क्योंकि आधे अधूरे बयान आ रहे हैं। सेना की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी नुकसान तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। युद्ध में तो नुकसान होता रहता है, वगैरह गोल मोल बातें करती रही है सरकार, और सेना के हवाले से भी इसी तरह से कहलवाया जाता रहा है। लेकिन अब उसी सेना के कैप्टन ने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में ये खुलासा कर दिया है, और जिससे ये बात अब साबित हो गई है कि हमारे कई विमान गिरे हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि मोदी सरकार तो उस समय कह रही थी कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि खुली छूट नहीं दी गई थी, और इसीलिए जो हमारी एयरफोर्स है वो समय पर रिटेलिएट नहीं कर पाई, या हम लोग का जवाब नहीं दे पाई, या हम लोग का शिकार हो गई। कहीं ना कहीं ये जो सरकार का एक सीमित वार का रवैया था, आप युद्ध में जा रहे हैं, आप पाकिस्तान को बता रहे हैं कि हम यहाँ आतंकवादी ठिकानों पर हमले करेंगे, आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, बदले की कार्रवाई नहीं करेगा, और उसी समय पाकिस्तान हमला भी कर देता है। और चूंकि हमारी वायुसेना शायद इसके लिए सजग नहीं रही होगी, या चूंकि उसे ये निर्देश दिए गए थे कि उसे रिटेलिएट नहीं करना है, जवाबी हमला नहीं करना है, और इस चक्कर में पाकिस्तानी सेना को मौका मिल गया और उसने भारत के कई विमान गिरा दिए। इसी इंडोनेशियाई एरोस्पेस जो सेमिनार हुआ इंडोनेशिया में, उसमें एरोस्पेस विशेषज्ञ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू जेट खो दिए हैं। इनमें से 3 राफेल, एक मिग-29 और एक सुखोई 30 शामिल है। अब ये हज़ारों करोड़ का नुकसान है भारतीय सेना का, लेकिन ये हज़ारों करोड़ से ज़्यादा बड़ा नुकसान इस बात का है कि भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठा भी इससे गिरी है कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के हाथों में मार खा गई। ये एक बहुत ही दुखद और अपमानजनक पहलू है भारतीय वायुसेना के लिए, देश के लिए तो है ही, भारतीय सेना के लिए भी है, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए ख़ास तौर पर है। और निश्चित रूप से वायुसेना के मनोबल पर फ़र्क पड़ा होगा। उसे लगा होगा कि ये कैसी सरकार है जो हमें युद्ध लड़ने भेजने के बजाय हमें रोक के रखा और हमें दुश्मन सेना से पिटवा भी दिया। तो ये एक बड़ी दुखद बात है, और ये बताता है कि इस सरकार के पास रक्षा नीति या ऐसे मौक़ों पर कैसे काम करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे अपने को बचाना भी है और दूसरे को नुकसान भी पहुंचाना है, ये रणनीति नहीं थी। या फिर ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया था मोदी सरकार ने, या तीसरी बात ये हो सकती है कि वो दबाव में आ गई थी कि अब कुछ करो, अब कुछ करो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो हमेशा 56 इंच की छाती का वो दम भरते हैं और चीन को लाल आँख दिखाने की बात करते हैं, और ऐसे मौके पर अगर वो चुप रहते तो उनकी और भत पिटनी शुरू ही हो गई थी। लेकिन इस दबाव में उन्हें नहीं आना चाहिए था, वक्त लेना चाहिए था, समय और स्थान खुद तय करना चाहिए था, और सेना को भी समय देना चाहिए था, ताकि एक मुकम्मल रणनीति के साथ आप युद्ध में जाते और आपको ये नुकसान नहीं होता, प्रतिष्ठा का भी और सैन्य साजो सामान का भी। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर इस बार इस लड़ाई में भारतीय सेना का नुकसान हुआ, उसकी प्रतिष्ठा गिरी, तो पाकिस्तान का मोराल बढ़ गया, पाकिस्तान की वायुसेना का मोराल बढ़ गया, पाकिस्तानी सेना का मोराल बढ़ गया, और वो अब इतने बड़े बड़े बयान देने लगे हैं मानो उन्होंने जंग जीत ली हो।
और जाहिर है कि चीन का सहयोग उसे मिल रहा था, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, अब और बढ़ गया है। और उसे तो अब चीन से और भी आधुनिक उन्नत विमान मिलने वाले हैं अगस्त में 5th जनरेशन के, जो कि भारत के पास अभी भी नहीं है। तो ये एक पूरा स्थिति आप समझ पा रहे होंगे कि मोदी सरकार ने कितनी विकट परिस्थिति में देश को डाल दिया है, कितने संकटों में फंसा हुआ है देश पूरे, चाहे वो सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे विदेश नीति का, चाहे कूटनीति का, और अभी तो हमने आर्थिक नीतियों की बात ही नहीं की। भारत के अंदर आंतरिक कानून व्यवस्था किस कदर गड़बड़ा गई है इसकी बात ही नहीं की। भारत अंदर से हिंदू मुसलमान की वजह से कितना बंट गया है और उसके अपने कितने खतरे खड़े हो सकते हैं, कितनी चुनौतियां आगे चलकर हमारे सामने आकार ले सकती हैं, उनका तो जिक्र ही नहीं किया। ये तो केवल 3 मोर्चे ऐसे हैं जिनमें मोदी सरकार की सफलता भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद दिखी है। अभी तो हमें सफलता जब दिखेगी, असफलता या समझौता या समर्पण दिखेगा जब भारत अमेरिका के साथ ट्रेड पैक्ट करेगा, बड़ी डील करेगा ट्रंप के मुताबिक, और उसमें हम कितना समझौता करते हैं, कितना खोते हैं, ये हमें पता चलेगा। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है भारत का, और ये दूरगामी नुकसान है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीन बहुत शक्तिशाली देश है। अगर वो उस तरह से घेर रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसके पास 30, 40, 50 साल की रणनीति है, और आपके लिए चीन से निपटना मुश्किल होगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप भी चीन से दोस्ती कर लें, अमेरिका से दूरी बरतें, रूस से दोस्ती कर लें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा, क्योंकि अमेरिका भी आपके साथ आने को तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार है, आपको तवज्जो ही नहीं दे रहा है। तो हमने अपने सारे पत्ते बेकार कर लिए। अब कोई दिमाग वाला, कोई समझदार मोदी सरकार में हो और मोदी जी को समझाए और कोई रणनीति लाए, तब जाकर उद्धार हो सकता है, वरना ये डिक्लाइन कहाँ ले जाएगा भारत को कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।